अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 11वीं के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और अपने निसाब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, उर्दू निसाब से हमने इज़ाफ़ी मुताले का पहला जो इंशाइया है उम्मीद की खुशी, वो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उम्मीद है कि वो आपने पढ़कर खुशी भी महसूस की होगी। तो चलिए आज हम इंशाअल्लाह अपने निसाब से दूसरा इंशाइया जो कि मच्छर के नाम से है, मच्छर बड़ा मच्छर है ये मच्छर जो कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है, ये देखते हैं इंशाअल्लाह आज हम। तो सफ़ा नंबर 131 पे आना है निसाबी किताबों के। मच्छर, हमारी नज़र में मच्छर एक मामूली सा कीड़ा है, लेकिन यही मच्छर हमारी रातों की नींद, दिन का चैन हराम कर देता है। तो आए हम ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने इसके बारे में क्या कहा है देखते हैं, मगर उससे पहले हम ख्वाजा हसन निज़ामी से मुलाकात भी कर लेते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम सैयद अली हसन था। 1875 में वो दिल्ली में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम सैयद आशिक़ अली नाम है, सैयद आशिक़ अली निज़ामी। एक अदीब की हैसियत से ख्वाजा हसन निज़ामी की कई जहीतें हैं, यानी कई जगह उन्होंने नसर में, नज़म में कई जगह उन्होंने क्या किया है, कोशिशें की है, जद्दोजहद की है। बहुत सारी उनकी कोशिशें हैं जिनमें से बताया जाता है अफसाना निगार, मुतरजिम, सहाफ़ी, तनक़ीद निगार, रोज़नामचा निगार, इंशाइया निगार वग़ैरह, ये उनकी जहीतें हैं। यानी यहाँ पर अफसाना निगार की हैसियत से उन्होंने काम किया है, वहीं पर मुतरजिम भी बने रहे, सहाफ़त में भी उन्होंने अपना नाम कमाया, तनक़ीद भी उनका पेशा रहा, रोज़नामचा भी वो लिखते रहे, इंशाइया के से भी वो हमेशा मुंसलिक रहे, वाबस्ता रहे इंशाइया निगारी से। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तक़रीबन 300 किताबें लिखी हैं। उनके तसानीफ़ में सी पाराए दिल, बेगमात के आंसू, याद रखिएगा ये उनकी तसानीफ़ के नाम है, सी पाराए दिल, बेगमात के आंसू, जग बीती और कहानियाँ, कृष्ण बीती, यजीद नामा और गदर दहली के अफ़साने बतौर ख़ास मशहूर हैं। उन्होंने कई अखबार निकाले, मसलन मनादी, तौहीद, रोज़नामा, रुयत वग़ैरह, ये उनके अफ़साने भी रहे हैं। ऐसे उन्होंने कई अखबार और अफ़साने वग़ैरह लिखे हैं, अखबारों के नाम थे ये। चले हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी नुमाइंदा इंशाइया निगार और अफ़साना निगार हैं। गदर दहली के अफ़साने, गदर के बाद तबाहशुदा दिल्ली के असरी सूरत हाल का, जो कि 1957 के आसपास की बातें हैं, ये सब असली सूरत हाल का आईना है। उन्होंने जो ये अफ़साना लिखा था गदर दहली के अफ़साने, उसमें उन्होंने दहली किस तरह से तबाह हुई थी, किस तरह से बर्बाद हुई थी, उन तमाम बातों को उन्होंने एक आईने की तरह वाज़े अंदाज में बयान किया है। यही रोज़नामचे उनकी इंशाई फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं। मच्छर, झंगर का जनाजा, दिया सिलाई, आंसू की सरगुज़िश्त, उल्लू वग़ैरह ख्वाजा हसन निज़ामी के नुमाइंदा इंशाइये हैं। देखिए ये जो नाम मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाए हैं, याद रखिएगा इसको, मच्छर, झिंगर का जनाजा, दिया सिलाई, आंसू और उसी के साथ साथ आंसू की सरगुज़िश्त और उल्लू, ये उनके अफसानों के नाम हैं, इंशाइयों के नाम हैं जो तंज़ व मिज़ाह पर मुनहसिर है। 31 जुलाई 1957 को दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मच्छर की तरफ, मच्छर से मुलाकात करते हैं। ये भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है, रात की नींद हराम कर देता है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब बिल इत्तेफाक में से नाराज़ हैं, इससे नाराज़ हैं। देखिए यहाँ पर मच्छर के लिए कोई मज़हब नहीं है कि वो किसको सताए और किसको ना सताए। यहाँ इत्तेफाक से हर मज़हब का बंदा इससे नाराज़ नज़र आता है। हर रोज़ उसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार होती हैं। किसके? मच्छर के। मच्छर से मुकाबला किस तरह से करना है देखिएगा, जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे ये ओवर टाइम करने के लिए या नाइट ड्यूटी के लिए हाजिर हो जाता है। जंग के नक्शे बनाए जाते हैं, यानी मच्छर से किस तरह से लड़ना है, हमें मच्छर से किस तरह से निजात हासिल करना है, इसके लिए नए नए मंसूबे बनाए जाते हैं, नक्शे बनाए जाते हैं। मच्छरों के जर्नल सामने किसी की नहीं चलती।
शिकस्त पर शिकस्त हुई चली जाती है। देखिए यहाँ पर मच्छर वो हशरातुल अर्ज़ है, वो कीड़ा है, वो परिंदा है जिसके सामने अशरफुल मखलूक़ात जैसी हस्ती कुछ नहीं कर सकती, यानी उसकी कुछ भी नहीं चलती, बल्कि वो शिकस्त पर शिकस्त खाए चली जाती है। हालांकि हर दिन एक नई मुहिम तैयार की जाती है, जंग के नक्शे बनाए जाते हैं, मंसूबे बनाए जाते हैं, नए किस्म की प्लानिंग की जाती है, लेकिन उसके बावजूद मच्छर से मुकाबला नामुमकिन है। इतने बड़े डील डोल का इंसान ज़रा से भंगे पर काबू नहीं पा सकता। मतलब एक मामूली सा जो परिंदा है, इस पर हम जैसे डील डोल वाले इंसान काबू नहीं पा सकते। तरह तरह के मसाले भी बनाता है कि इसकी बू से मच्छर भाग जाए, लेकिन मच्छर अपनी यूरिश से बाज नहीं आते। यूरिश से यानी कि हंगामा करने से, परेशान करने से वो बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं और नारे लगाते हुए आते हैं। बेचारा आदमजात हैरान रह जाता है। देखिए मच्छर सिर्फ यूं ही नहीं आता, बल्कि नारे लगाते हुए आता है, कि यलगार करने आता है, ऐलान करते हुए आता है कि मैं आ चुका हूँ। मतलब ये है कि जब भी मच्छर आते हैं तो खामोशी से नहीं, बल्कि डंके की चोट पर आते हैं, भिनभिनाते हुए आते हैं, आवाज़ें लगाते हुए आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताई गई कि इंसान क्या करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले बनाता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के मसालों में कहीं ऊद जलाए जाते हैं, कहीं लोबान जलाए जाते हैं, तो कभी नीम का पत्ता जलाते हुए मालूम पड़ते हैं, धुआं दिया जाता है। कभी हम देखते हैं नए किस्म के जो मच्छर के कॉइल बनाए गए हैं, मच्छर बत्तियाँ बनाई गई हैं। इसी के साथ साथ दीगर और ऐसी चीज़ें हैं जो मच्छर के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मजाल है जो मच्छर को इन तमाम चीज़ों का कोई ख़ास असर हुआ हो, मच्छर को इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने हंगामों से बाज नहीं आते, बल्कि वो इंसान को परेशान किए जाते हैं। आइए देखते हैं आगे। अमीर, गरीब, अदना, आला, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, कोई इसके वार से महफूज नहीं। मतलब ये हुआ कि मच्छर किसी की जिन्स देखकर या किसी का पेशा देखकर या किसी का सैगा देखकर वार नहीं करता। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे जिस भी तरह का इंसान हो, बस उसको इंसान चाहिए, वो उस पर हमला कर देता है। वो उसका पैसा नहीं देखता, उसकी अमीरी नहीं देखता, उसकी उम्र नहीं देखता, उस पर वो हमला करता है और इसके हमले या इसके वार से कोई महफूज नहीं। यहाँ तक कि आदमी के पास रहने वाले जानवरों को भी इसके हाथ से ईज़ा है। यहाँ पर दिया है लफ्ज़ ईज़ा। ईज़ा के माने होते हैं तकलीफ़ के, याद रखना है आपने। मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। दुश्मन के दोस्त जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, दुश्मन ही होते हैं। इन जानवरों ने मेरे दुश्मन की अताअत की है तो मैं उनको भी मज़ा चखाऊंगा। दुश्मन के जो दोस्त होते हैं ना, वो भी दुश्मन। मतलब मच्छरों के लिए इंसान कौन है, दुश्मन है। क्यों है? क्योंकि जहाँ कहीं मच्छर दिखते हैं हम मच्छरों को पकड़ करके पालते नहीं हैं। हमारे मच्छर पालतू नहीं होते हैं। मच्छर को पकड़ कर हम उनसे प्यार नहीं करते, मच्छर को पकड़ कर उनका लाड नहीं करते, जिस तरह से हम दीगर परिंदों का, दीगर जानवरों का करते हैं, जैसे तोता है, हाँ, जैसे चिड़िया है, या जैसे कि हम देखते हैं कि कछुआ है या खरगोश है या भैंस, बकरी, मवेशी वगैरह जो भी है, हम इनको पालते हैं, इनके नाज़ नखरे उठाते हैं, हम इनके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, उनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं। लेकिन मच्छर को किसी ने पाला है ऐसा आज तक हमने ऐसा नहीं सुना है। तो अब इस हिसाब से एक और बात ये भी है कि मच्छर जहाँ कहीं नज़र आता है म्यूज़िक बजनी शुरू हो जाती है, यानी हर कोई ताली बजाना शुरू कर देता है। मच्छर की जान का दुश्मन इंसान बन जाता है और इसी वजह से मच्छर इंसान को अपना दुश्मन समझता है। अब यहाँ पर दुश्मन का जो दोस्त बना वो भी यहाँ पर दुश्मन बन गया इसके लिए। यानी हमारे जो दोस्त हैं, जैसे कि हम जो मवेशी पालते हैं, जो परिंदे पालते हैं, वो हमारे लिए दोस्त है अगर, तो मच्छर के लिए वो भी तो दुश्मन बन गए ना। हमारे वो दोस्त है लेकिन मच्छर के वो भी दुश्मन बन गए। इस तरह से दुश्मन का दोस्त दुश्मन बन जाता है। तो यहाँ पर वो सोचता है कि अगर ये मेरी दुश्मनी निभाते, मैं इनसे दुश्मनी निभा रहा हूँ, तो इनके जो दोस्त हैं मैं उनसे भी बराबर दुश्मनी निभाऊंगा। आदमियों ने मच्छरों के ख़िलाफ़ एजिटेशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। हर शख्स अपनी समझ और अक़ल के मुवाफ़िक़ मच्छरों पर
الزام رکھ کر لوگوں میں ان کے خلاف جوش پیدا کرنا چاہتا ہے، مگر مچھر اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اب الزام رکھنا یعنی کہ مچھروں کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہے، مچھروں کی وجہ سے یہاں پر پریشانی ہو رہی ہے، نیندیں حرام ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو مسئلہ آتا ہے بیماری کا، تو اس لیے جتنی بھی باتیں مچھروں کے حوالے سے کی جاتی ہے اور ان کے خاتمے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہے اس کا مچھر پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ طاعون نے گڑبڑ مچائی تو انسان نے کہا کہ طاعون مچھر اور پسو کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ جب طاعون حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ طاعون جو کہ چوہوں کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری تھی، چوہوں کے بالوں پر کچھ پسو بہت باریک سے جراثیم ہوا کرتے تھے، ان کی وجہ سے یہاں پر بیماریاں ہوتی تھی اور وہ بیماری ایسی جان لیوا ہوتی تھی کہ گاؤں کے گاؤں برباد ہو جاتے تھے۔ تو یہاں انسانوں نے کیا کہا تھا کہ مچھر اور پسو کی وجہ سے طاعون پھیل رہا ہے، ان کو فنا کر دیا جائے تو یہ ہولناک بلا دور ہو جائے گی۔ کون سی بلا تھی؟ طاعون جیسی بیماری۔ اس لیے یہاں پر ملیریا پھیلایا تو اس کا بھی الزام مچھر پر ہی عائد ہوا، یعنی جب بھی کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے مچھر اس کا ذمہ دار بنا ہے۔ اس سرے سے اس سرے تک، اس سرے سے اس سرے تک کالے گورے آدمی غل مچانے لگتے ہیں، مچھروں کو مٹا دو۔ دیکھیے یہاں پر رنگ، نسل، ذات، مذہب، پیسہ، عمر یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے مچھر کے لیے، اس لیے کہا گیا کہ اس سرے سے اس سرے تک، یعنی ہر طرف مچھروں کو مٹانے کے لیے آوازیں دی جاتی ہیں۔ مچھروں کو کچل ڈالو، مچھروں کو مٹا دو، مطلب مچھر نے جب بھی ڈسا، مچھر نے جب بھی کاٹا تو ہم یہ نہیں کہتے آہا مچھر نے ہمیں کاٹا ہے، نہیں، بلکہ ہم مچھروں کے لیے بے ساختہ زبان سے نکل پڑتا ہے ہمارے کہ اس مچھروں کو تو مارنا چاہیے، مچھروں کو کچل دینا چاہیے، مچھروں کو ختم کر دینا چاہیے۔ مچھروں کو تہس نہس کر دو اور ایسی تدبیریں نکالو جن سے مچھروں کی نسل ہی منقطع ہو جائے، مطلب صرف ایک مچھر دو مچھر نہیں بلکہ نسل در نسل مچھروں کے خاتمے کی پلاننگ کی جاتی ہے، منصوبے بنائے جاتے ہیں ان کو تہس نہس کرنے کے لیے۔ مچھر بھی یہ سب باتیں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا اور رات کو ڈاکٹر صاحب کی میز پر رکھے ہوئے پانی کو آ کر دیکھتا اور اپنی برائی کے حرف پر بیٹھ کر اس خون کی ننھی بوندیں ڈال جاتا۔ دیکھیں یہاں پر مچھر یہ سب باتیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا اور پھر اس کو احساس ہوا کہ میرے لیے تو صرف اور صرف ہر ایک کی زبان سے برائی نکلتی ہے، لہٰذا اس نے پانی کو آ کر دیکھا اور اپنی برائی کے جو بھی اس کے ذرات تھے حرف پر بیٹھ کر کیا کیا، اس نے خون کے ننھے بوندے اس میں ڈال دیا جو انسان کے جسم سے یا خود ڈاکٹر صاحب کے جسم سے چوس کر لایا تھا۔ اب کس کس کے جسم سے اس نے خون چوس کر لایا تھا نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا، یہاں پر آ کر وہ برائی کو پھیلا دیا، گویا اپنے قاعدے کی تحریر سے انسان کی ان تحریروں پر شوخیانہ ریمارک لکھ جاتا ہے تاکہ میاں تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر مطلب اس کو اس بات کا غرور ہے، اس بات کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے تم میرے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم میرے آگے نہیں جا سکتے، اور پھر وہ اپنی تحریر سے انسانوں کی تحریر میں شوخیانہ ریمارک یعنی یہ بات لکھ کر جاتا ہے کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب انشاءاللہ ہم بقیہ حصہ مچھر کا، کیونکہ مچھر اتنی آسانی سے ختم ہونے والی ہستی ہے نہیں، لہٰذا ہم بقیہ حصہ اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔